Hello and welcome to AFT 24/7 Noida. Today we are celebrating the third day of Global Literary Festival and we have the guest Aparna Garg ma'am. She is an author and also the radio jockey. We welcome you ma'am. थैंक यू। मैम, जब आप लिटरेरी फेस्टिवल में आपने अटेंड किया तो आपको अब कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पर आकर इतने मूर्धन्य साहित्यकारों को सुना समझा तो एक जो मोटिवेशनल प्रेरणा मिलती है, क्योंकि लिखना तो एक आसान काम है लेकिन उस लिखने में आत्मा को डालना वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो आत्मा का सृजन हमें कैसे करना है, किस तरह से हमें लिखना है, तो उस सब चीज़ों का ज्ञान सच कहूँ तो यहीं पर आकर मिला है। मैम, आपकी अभी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू। मैम, उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगी? मेरी एक पहली पुस्तक है सिल्वर एनिवर्सरी। एक्चुअली मेरे मदर फादर की गोल्डन एनिवर्सरी थी, तो मेरे मन में आया कि शायद इससे अच्छा उपहार उनके लिए कोई नहीं हो सकता। तो मैंने अपनी 12 कहानियों को संकलित करा और ये मैंने एक पुस्तक को प्रकाशित करवाया। इस पुस्तक में मतलब मेरी जितनी भी कहानियाँ हैं सब में भारतीय संस्कृति और संस्कार, इन्हें मैं हमेशा अपने जीवन में एक विशेषता देकर आई हूँ, महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में। तो उन सबको आधार बनाकर मैंने इस कहानियों को लिखा है, क्योंकि जो समाज में आजकल इतनी जो भागदौड़ है, इतना कंपटीशन लेवल है, तो अधिकतर व्यक्ति चाहे वो किसी भी उम्र का हो दिशाहीन हो चुके हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम चाहे वो कहानी हो, कविताएं हो, लेख हों, उसके माध्यम से हम एक जागरूकता इस समाज में फैला सकें और जिस चीज़ को हम भूल चुके हैं उस चीज़ को, क्योंकि अक्सर आपने देखा गया है कि इतनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनती हैं, कहीं आप कहते हैं कि जंतु विलुप्त हो रहे हैं, पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, वनस्पतियाँ विलुप्त हो रही हैं, लेकिन बेसिकली जो देखा जाए हमारे जो भारत का समाज है, इससे हमारी संस्कृति और संस्कार ये विलुप्त हो रहे हैं। तो हमारी पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उन्हें जागृत करें और दोबारा से उन्हें रिन्यू करके अपने जीवन में लेकर आएँ। और उसके बाद तस्वीर के अधूरे रंग, ये एक उपन्यास मैंने लिखा है। ये उपन्यास एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की के बारे में है। ये सब उन सच्चाइयों को जागृत करता है जो हमारे समाज में, कहने को हम ये कह चुके हैं कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हमारी जो मानसिकता है आज भी वही 18वीं और 19वीं सदी की चल रही है। लड़कियों को हम आज भी उसी दिशा से, उसी नज़र से देखते हैं। तो उन सब को वो किस तरह से उसके जीवन में कैसे अंधकार आता है, कैसे वो उनसे लड़ती है और किस तरह से वो उजालों की ओर अपने को, अपने परिवार को, अपनी बेटी को लेकर चलती है, तो उन सभी कहानियों का, उन सब बातों का एक ताना बाना जोड़कर मैंने इस उपन्यास का निर्माण किया है। हम आपने कहा कि आपका दूसरा जो उपन्यास है वो लड़कियों पर है, कि कैसे अभी भी 18वीं और 19वीं शताब्दी की सोच रखते हैं लोग लड़कियों के लिए, और एक रिश्ता भी होता है माँ और बेटी का। तो मैम, उसके बारे में कुछ एक छोटी सी कविता हो जाए। बहुत श्योर, ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये कविता। और ये कविता हर उस बेटी के मन की है कि जो शादी के बाद जो हमें जिम्मेदारियाँ, जो हमें दोहरी जिम्मेदारियाँ हमें मिलती हैं, उस जिम्मेदारियों को वहन करते करते हम उन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कसक हमारे मन में रहती है कि माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बचपन की शैतानी न जाने कहाँ गुम हो गई, बात बात पर डांट खाना, रोना और फिर तेरा मनाना, सब भूली बिसरी बात हो गई। आज भी उस बचपन को जीने की आरज़ू में न जाने कितनी बचकानी बातें करने लगी हूँ। कभी बारिश में कागज़ की नाव बनाकर तो कभी रेत पर उंगलियों से नाम लिखने लगी हूँ। माँ, पर ये दुनिया वाले कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। माना मैंने कि अब मैं भी माँ बन गई हूँ, जिम्मेदारी की 4 दीवारी में खो गई हूँ, पर इस दिल का क्या करूँ? आज भी बचपन के गलियारों में कैद है वो खट्टी मीठी गोलियों वाला स्वाद, छुपम छुपाई चोर सिपाही वाले खेल, वो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने की कोशिशें, देर से घर लौटने पर हर बार नए बहाने, वो मस्ती का आलम, वो बात बात पर बेबाक हंसना। चाहती हूँ माँ
पर ये दुनिया वाले कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। जब बड़ी हो गई हूँ तो क्या उसके मन में विचार आता है कि आज हाथ से रोककर ट्रैफिक, आज हाथ से रोककर ट्रैफिक मैं अकेली रास्ता पार करती हूँ। सच कहती हूँ माँ, उस वक्त तेरी उंगलियाँ बहुत याद आती हैं। अस्त व्यस्त कमरा, फैली हुई रसोई, दौड़ती भागती ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ। बोझिल आंखें, थकान से टूटता शरीर और सुकून को तलाशता ये मन तेरे हाथों का स्पर्श चाहता है माँ। पर ये दुनिया वाले कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ये अंतिम लाइनें जो हैं ये मेरे दिल को बहुत छूती हैं, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं। कि देखती हूँ आईना जब भी, देखती हूँ आईना जब भी मुझे तुम नज़र आती हो, साथ में खड़ी देखकर अपनी बेटी, माँ तुम बहुत याद आती हो। समय का पहिया फिर घूमेगा, समय का पहिया फिर घूमेगा, यह भी मेरी तरह बड़ी हो जाएगी, ढूंढेगी मुझको भीड़ में, फिर खुद को तन्हा पाएगी। माँ क्या ये भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? तब शायद मैं तेरे बिछड़ने का दर्द पहचानूंगी। निकलेंगे मेरी आँख से आंसू, पर उनको तेरा ही मानूंगी। मेरी अटपटी बातों को सुनकर तुझे मुझ में वही शालू नज़र आएगी। माँ पर ये दुनिया वाले कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई। बहुत अच्छी कविता है मैम। थैंक यू। और मैम अगर आप एक कवित्री नहीं होती, कुछ लिखती नहीं, तो आप क्या होती हैं? और दूसरा क्या प्रोफेशन आप लेती हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं समाज सेविका होती, लेकिन मेरा मन था कि मैं एक टीचर बनती। और टीचर बनकर जो मेरे मन में जो भाव आते हैं, जो संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिए हैं और जो मैंने अपनी बेटियों को दिए हैं, तो काश मैं वो संस्कार अगर और बच्चों को दे पाती, तो मुझे लगता है कि मैं अपने भारत को, अपने देश को, उसमें उस संस्कृति का, उन संस्कारों का विकास कर पाती, जो मुझे लगता है कि इस समय या जो भी मैं कहूँ उसकी वजह से कुछ अधूरापन रह गया है। बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू मैम। आप जब लिखती हैं तो कोई आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन हो जहाँ आप वहाँ जाकर लिखना पसंद करती हैं? ऐसा तो सच में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को नोटिस किया है, शायद आपको इस बात पे हंसी भी आएगी, जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है, चारों तरफ मेरे काम फैला पड़ा रहता है, तो उस वक्त पता नहीं कहाँ से थॉट्स इतने मेरे दिमाग में आते हैं कि मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर एक बार कॉपी पेन लूँ और उन्हें मैं लिखने बैठ जाऊँ। अच्छा, ओके मैम। मैम आजकल के राइटर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है जब वो लिखना शुरू करते हैं, तो एक चीज़, एक मैसेज आप उन लोगों को शेयर करना चाहें कि आप इस तरह से स्टार्ट करें कि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो? दरअसल बात क्या है कि हम जब अपने से उच्चतम लेखकों और कवियों को देखते हैं और उनकी जब हम भाषा को देखते हैं, तो इतने क्लिष्ट शब्द होते हैं, तो हमें ये लगता है कि शायद ये अलंकृत भाषा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाषा अलंकृत तब होती है जब वो सामने वाले के सीधे हृदय में पहुंचती है, क्योंकि जब तक आपके भाव जो आपके मन में हैं वही सीधे के सीधे अगर सामने पढ़ने वाले के मन में नहीं पहुंच पाते, तो वहाँ कुछ कमी रह जाती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जितना सरल और सहज आप अपनी भाषा को बनाएंगे, उतना ही आपकी बात सामने वाले के पास पहुंच पाएगी। इसके लिए क्लिष्ट भाषा का, मुहावरों का, उसको अलंकृत करने का कोई मतलब मेरे हिसाब से नहीं उसका मायने रह जाता है। ये है मेरा। Thank you so much ma'am. Thank you. So for more such videos, keep watching AFT 24/7 Noida.